So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 9 विषय विज्ञान के ऊपर, जिसमें हम आपके चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास हमको जो भी पदार्थ देखने को मिलते हैं उसके बारे में पढ़ने को मिलेगा हमें। आज की क्लास में हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं जो भी स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, यानी कि पदार्थ की जो भी अवस्था है उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विज्ञान का एक बहुत बेसिक टॉपिक माना जाता है, बहुत ही मूल जो है इसको माना जाता है। अगर ये आपको समझ में आया तो आगे की बातें समझने में हेल्प मिलेंगी। तो पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर लगा कर रखिएगा। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो चलिए हम आज बात कर रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हम बात कर रहे हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। पदार्थ आप जानते हैं, इसे हम कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ अपनी 3 अवस्थाओं में रहता है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव तथा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। इनके बारे में हमको आज की क्लास में पढ़ना है, ठीक है। पहले से लिखें, फिर हम आगे की कहानी को इसके नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर एक हेडिंग पुटअप करेंगे जिसमें हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे। चलिए, तो इस तरीके से एक टेबल को आप ड्रॉ करेंगे, उसमें ये कॉलम्स आप रखें। तो इनको हम कैटेगराइज करने जा रहे हैं। सबसे पहले में लिखेंगे सीरियल नंबर, ठीक है। दूसरे में लिखेंगे गुण यानी प्रॉपर्टी, और तीसरे में लिखेंगे ठोस यानी सॉलिड, देन लिखेंगे द्रव यानी लिक्विड, देन लिखेंगे गैस यानी। इस तरीके की एक टेबल ड्रॉ कीजिए जरा अच्छे तरीके से। इसमें ही आप सारी चीजें कवर कर लेंगे, ठोस, द्रव और गैस से रिलेटेड, कि उनके क्या क्या बेसिक गुण होते हैं। चलिए जल्दी से टेबल ड्रॉ कीजिए, फिर हम इस टेबल को फिल करेंगे। अब ध्यान से 1 बाय 1 इस टेबल को फिलअप करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, हम बात करेंगे आयतन की। आयतन बोले तो वॉल्यूम। सबसे पहले बात करेंगे आयतन की, वॉल्यूम की। ठोसों का जो आयतन होता है, ठोसों का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, यानी फिक्स होता है। इसी तरीके से जो द्रवों का आयतन होता है वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है, वो अनिश्चित होता है, ठीक है। नहीं, द्रव का आयतन आप लिखेंगे निश्चित, और गैस का आकार आयतन अनिश्चित। तो पहला हमने क्या देखा, ठोसों का आयतन निश्चित होता है, द्रवों का आयतन निश्चित होता है, जबकि गैसों का आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। सेकंड पॉइंट देखेंगे आकार।
यानी शेप। ठोस जो होते हैं ये निश्चित आकार के होते हैं, है ना। ठोसों से रिलेटेड जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं आप ठोस के, एग्जाम्पल दे सकते हैं ठोस में, जैसे आ गया हमारा मेज, कुर्सी, ठीक है, और पेन, ये सारे क्या हो गए, ठोस हो गए। तो मेज, कुर्सी, पेन क्या हो गए, ठोस हो गए। इनके आकार हम क्या देखते हैं, निश्चित देते हैं। ऐसा नहीं होता कि कभी हमारा मेज बड़ा हो जाए कभी छोटा हो जाए, ऐसा नहीं होता है ना। आकार जो है निश्चित रहता है। द्रव में आ जाए हमारा पानी आ गया, है ना, जूस आ गया, ये सारे क्या हो गए, द्रव हो गए। और गैस में क्या आ गया, हवा आ गई, वायु आ गई, है ना, ये सारे क्या हो गई, गैस हो गई। अब ठोसों की बात करें तो इनका आकार आप देख रहे हैं निश्चित होता है। द्रवों की बात करें तो इनका आकार निश्चित होता है क्या, सोच के देखिए, नहीं। क्यों, क्योंकि पानी को आप एक गिलास में डालो तो वो गिलास का आकार ले लेगा, पानी को आप एक बाल्टी में डालो तो बाल्टी का आकार ले लेगी। तो अपना कोई आकार निश्चित नहीं है, जिस भी बर्तन में डालो उसका आकार ले लेता है, इसीलिए इनका आकार अनिश्चित हो गया। और गैस की अगर बात करें तो गैसेस का आकार तो अनिश्चित ही होता है, क्योंकि गैसेस को भी हम क्या करते हैं, बर्तनों में भरकर रखते हैं। जैसे सिलेंडर है आपका, गैस सिलेंडर है ना, जिसपे खाना पकाते हैं, तो उसमें भी क्या है, आपने गैस को उस सिलेंडर के अंदर भर के रखा हुआ है। तो जिस भी चीज को किसी बर्तन के अंदर भर के रखते हैं वो उसका ही आकार ले लेती है, इसीलिए उसका आकार क्या रहता है, अनिश्चित रहता है। ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट देखें, तीसरा पॉइंट, ये टेबल बनानी है आपने बिल्कुल। घनत्व यानी डेंसिटी, घनत्व मतलब डेंसिटी। अब ये चीजें याद रहेंगी ना, मेज कुर्सी क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए इनके, तो दिमाग में यही सोचना है, जब ठोसों की बात करेंगे तो आपको मेज कुर्सी चलना चाहिए दिमाग में, ठीक है। घनत्व अगर बात करें तो ये बिल्कुल आप देखेंगे टाइट होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इनका घनत्व क्या रहता है, उच्च रहता है, हाई रहता है। इनका घनत्व, द्रवों का घनत्व ठोसों से कम रहता है, और गैसों का घनत्व बहुत कम रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ पॉइंट, लिखते जाइए जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संपीड्यता। संपीड्यता से पहले समझते हैं अंतरणुक स्थान। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें बच्चों तो ध्यान से देखना, जो हमारे ठोस होते हैं उनमें वो जिन कणों से मिलकर बने होते हैं वो कण ऐसे रहते हैं, ठोस के अंदर इस तरीके से पैक रहते हैं। इस तरीके से, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ठोसों के अंदर ये जो कण होते हैं इस तरीके से पैक रहते हैं, मतलब पास पास रहते हैं। तो आप देखेंगे इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, अंतरणुक स्थान, अणुओं के बीच में स्थान। अब आप खुद बताएंगे, ठीक है, कम है या ज्यादा है खुद बताएंगे आप। नेक्स्ट देखो, द्रवों में जो कण हैं वो इस तरीके से रहते हैं, जो जिन कणों से मिलकर के द्रव बने रहते हैं वो इस तरीके से रहते हैं, ठीक है। और गैसों में जो कण हैं, जिन कणों से मिलकर गैस बनी रहती है वो इस तरीके से रहते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से रहते हैं। तो अब आप बताइए अंतर अणुक स्थान, मतलब अणुओं के बीच में स्थान किसमें कम है, किसमें ज्यादा है और किसमें सबसे ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ठोसों के बीच में जो अंतर अणुक स्थान है सबसे कम रहता है, ठीक है, और द्रवों के बीच, द्रवों के कणों के बीच में अंतर अणुक स्थान जो है अधिक रहता है, ठोसों से अधिक रहता है, ठीक है। और यहाँ देखिए आप गैसों में ये अंतर अणुक स्थान जो है सबसे अधिक रहता है। देख रहे हैं, अंतरणुक स्थान मतलब बीच में जो खाली जगह दिख रही है आपके कणों के बीच में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी जगह खाली है, यहाँ पर थोड़ा कम जगह खाली है ना, और यहाँ पर बिल्कुल भी जगह खाली नहीं है, तो उससे मतलब है, ठीक है। तो ठोसों में अंतरणुक स्थान हमको सबसे कम देखने को मिलता है,
द्रवों में थोड़ा अधिक और गैसों में सबसे अधिक। बनाइए इसको, बनाइए आप खुद से भी बनाइए, इसे ड्रॉ कीजिए। इस टेबल को आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिए, ठीक है। जल्दी से बनाइए, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है संपीड्यता। कंप्रेसिबिलिटी। अब कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है, कंप्रेसिबिलिटी का अगर हिंदी में आपको मतलब बताऊं तो होता है दबाना, प्रेस करना, ठीक है। अब सोचो, ये जो कण है, ये जो कण है, जब मैं इन्हें दबाऊंगा, जब मैं इन्हें यहां से दबाऊंगा, यहां से दबाऊंगा, यहां से दबाऊंगा, यहां से दबाऊंगा, तो क्या ये दब पाएंगे? क्या ये दब पाएंगे? नहीं दब पाएंगे, क्योंकि इनके बीच में जगह क्या है, बहुत कम है, ठीक है। अब यहां पर देखो, आप द्रवों में देखो, जब मैं इन्हें दबाऊंगा चारों तरफ से, तो क्या ये दब पाएंगे? हाँ, ये दब करके ऐसे बीच बीच में आ जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि बीच में जगह है, तो ये दब पाएंगे, है ना। यहाँ पर संपीड्यता होगी। और लास्ट वाले में देखो, गैस वाले में, जब मैं इन्हें यहाँ से दबाऊंगा इन कणों को, तो ये दब पाएंगे। हाँ, ये बहुत आसानी से दब पाएंगे और बहुत अधिक दब पाएंगे, क्योंकि इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है। तो हमें क्या समझ में आया? जिनके बीच में सबसे ज्यादा जगह है वो क्या होंगे? सबसे अधिक संपीड्य होंगे, ठीक है। उनमें संपीड्यता सबसे अधिक होगी। जिनके बीच में स्पेस सबसे कम है, जिनके बीच में स्पेस बिल्कुल है नहीं, उनकी संपीड्यता जो होगी सबसे कम होगी, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे कम रहेगी संपीड्यता ठोसों की, सबसे कम संपीड्यता रहेगी ठोसों की, फिर उसके बाद द्रवों की हो जाएगी थोड़ा अधिक, और गैसों की हो जाएगी सबसे अधिक। नोट डाउन करो बच्चों, इस टेबल को अच्छे से बनाओ। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, ये टेबल आपको बनानी आनी चाहिए। चलिए बनाइए, ड्रॉ कीजिए। चलिए, तो इस तरीके से आपको टेबल ड्रॉ करनी है बच्चों, ठीक है। और इसमें और भी काफी सारे पॉइंट्स आते हैं, और भी काफी सारे पॉइंट्स आते हैं। नीचे आप लिख रहे होंगे, मैं ऊपर इरेज करके कुछ एक दो पॉइंट्स और लिख लेता हूँ, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो मैं यहाँ पर पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ये मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। तो छठे नंबर पर आप लिखेंगे, 6 नंबर पर, इसके बाद 6 नंबर पर आप लिख सकते हैं अंतर अणुक बल। अंतर अणुक स्थान हो गया ना, अंतर अणुक बल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अंतर अणुक बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की अगर बात करें तो ये सबसे ज्यादा होता है ठोसों में, मतलब अणुओं को एक दूसरे से बांध के रखने वाला, अणुओं को एक दूसरे से बांध के रखने वाला बल, ठीक है। कणों को या फिर अणुओं को एक दूसरे से बांध कर रखने वाला बल। तो सबसे अधिक होता है किसमें? ठोस में। द्रवों में रहता है कम, द्रवों में क्या रहता है? कम। और गैसों में रहता है सबसे कम, गैसों में क्या रहता है? सबसे कम। इसीलिए गैसों में जो है ये बल एक दूसरे से बंधे हुए नहीं रहते कण, इसीलिए ये दूर दूर घूमते रहते हैं। ठोसों में सारे कण जो है मजबूती से एक दूसरे से बंधे रहते हैं, इसीलिए एक दूसरे के पास पास रहते हैं, ठीक है। लिख दिया। चलिए, तो ये 6 पॉइंट भी इसमें इंक्लूड कर देना। एक और पॉइंट अगर लिखना चाहें तो इसमें कठोरता लिख लीजिए। कठोरता, रिजिडिटी। ठोस आपको पता है अधिक कठोर होते हैं, है ना, हार्ड होते हैं। जैसे आपका मेज देख लीजिए, कुर्सी देख लीजिए, कितना कठोर होगा, है ना, कितना हार्ड होगा। अच्छा, द्रवों की बात करें तो ये तो कठोर, ये बहते हैं, कम कठोर, है ना, ये फ्लो करते हैं।
मतलब कम कठोरता होती है इनमें। और द्रवों की बात करें तो इनमें कठोरता नहीं होती, इनमें कठोरता नहीं होती। हम ये कह सकते हैं कि इनकी कठोरता नगण्य होती है और ये भी जो है बहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन बातों को। बहने का गुण किस किस में होता है? बहने का गुण ठोसों और द्रवों दोनों में होता है, इसीलिए इनको हम एक और नाम देते हैं, सॉरी, द्रवों और गैसों को हम फ्लूइड्स भी बोलते हैं। फ्लूइड्स मतलब तरल, तरल मतलब जो बहते हैं। तो हमारे द्रव भी बहते हैं और गैसें भी बहती हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। तो बच्चों इस तरीके से टेबल बनाएंगे आप, इसमें लिखने के लिए और भी बहुत कुछ है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट गुण मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, बाकी आपको बुक से पढ़कर जो और इंपॉर्टेंट चीजें लगेंगी, जैसे आप आगे चैप्टर में बढ़ते जाएंगे, उनको हम यहाँ पर नोट डाउन करते जाएंगे। जल्दी से बना लीजिए इस टेबल को। पीछे 5 तक ये रहा, ठीक है, 5 तक ये है और 5 के बाद 6, 7 ये है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास में जो जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, साथ ही साथ आपने नोट डाउन किया होगा। घर से एक बार इनको रिवाइज जरूर करना। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।